अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आई होप सब आप लोग ठीक खैरियत से होंगे। और आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है लास्ट के लेक्चर में, उसकी वजह से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और अवेयरनेस लाई जाए एग्रीकल्चर के अराउंड, और आपको बताया जाए कि किस तरीके से हम जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं और ज्यादा हम तरक्की कर सकते हैं। और बेसिकली ये आपके लिए बहुत जरूरी है एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी कि आपको पता चला जाए कि किस तरीके से आपके मुल्क का एक मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर की वजह से ही चल रहा है, किस तरीके से आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशो तक बढ़ रही है। ये सब का सब एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एग्रोनॉमी जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है बाय कंजर्विंग द एनवायरमेंट। हमने देखा था ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को जो कि सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा था टिलेज के बारे में, और थर्ड देन द वेरी लास्ट हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से ये जो है एनवायरमेंट को कंजर्व करती है, एनवायरमेंट को बचाती है बहुत सारी डिजीज से, बहुत सारे हार्मफुल नुकसान से, और जो है बहुत सारे मुख्तलिफ मसले मसाइल थे बोथ इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अक्सर इतनी तेज बारिशें हो रही हैं, कभी बिल्कुल इतनी सख्त गर्मी पड़ जा रही है, कभी इतनी ठंड हो रही है, अचानक से बारिशें, अचानक से तूफान, ये सबका सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है एग्रोनॉमी इस बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के साथ अडॉप्ट कर हमें किस तरीके से एक कंटिन्यूअस स्टेबल फूड ऑफ सप्लाई प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अपना सारा फोकस इस पर दीजिए और सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। और ये जो चीजें आप दिख रही होंगी, आपको दिखने में बाजार ये बहुत छोटा सा लगता होगा, पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा कंप्राइज करके पूरा आपका निचोड़ जो है बहुत सारी वेबसाइट से, बहुत सारे वेब पेजेस से, कई सारी बुक से ये सारा फैक्ट्स और ये मटेरियल जमा होता है, ताकि आप तक एक कंप्राइज वे में आपको कॉन्सेप्ट दिया जा सके, तो आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। इसी वजह से आपको दिखते हुए बहुत छोटा लगता है। भरने पे तो मैं पूरी की पूरी स्लाइड भर सकता हूँ, मगर वो फायदा नहीं है। क्या फायदा कि इतना ज्यादा लिखा हुआ है और कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो। तो ये छोटी सी चीजें हैं जिसके जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसीलिए ये बहुत छोटा सा लिखा होता है। मेरा बस फोकस यही है कि किसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आ जाए, आपको अवेयर किया जाए। ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी स्लाइड्स जो नोट्स सारे प्रोवाइड करके हम जो है अपना फायदा कराएं, हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम इस क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है। ये कह रहा है कि एग्रोनॉमी एड्रेसेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द climate change and by developing crop varieties that are more resilient to extreme weather conditions like drought, heat and salinity। अब क्रॉप वेराइटीज की जो पैदावार हमें मिल रही है, ये बहुत सारी साइंसेस को मिलाकर बन रही है। इसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का अमल का जो है इसमें मुदाखलत है, इसमें सॉइल साइंस की जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें एग्रोनॉमी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम क्लाइमेट चेंज से इसी तरह से फाइट कर सकते हैं। हमने जब पढ़ा था कि सस्टेनेबल, हम पढ़ा था कि कंटिन्यूअस फूड सप्लाई इसी वजह से मिल सकती है, ताकि हम उनकी ऐसी जेनेटिक वेरिएशन ले आए, ऐसी क्रॉप वेराइटीज को करें जिनकी जीन देखते हो। हमने वहां पर ये बात डिस्कस की थी, और यहाँ पर ये यही कह रहा है कि ऐसी क्रॉप वेराइटीज को लगाया जाए, ऐसी जो वेराइटीज क्रॉप्स की हो जिनको लगाया जाए तो उससे हमें क्या फायदा पहुंचे। ऐसी क्रॉप वेराइटीज को लगाया जाए जो रेजिलियंट हो। रेजिलियंट मतलब जिसमें रेजिस्टेंस हो, जो एक्सट्रीम कंडीशंस को जो है बर्दाश्त कर सके। अब यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस नीचे लिखे हुए हैं, पहला नंबर पर है ड्रॉट। अब ड्रॉट इतना कोई मुश्किल टर्म नहीं है, यहाँ पर जो ड्रॉट लिखा हुआ है इस टर्म से मुराद ऐसा है, ऐसी कंडीशन जिसमें पानी बिल्कुल ही कम हो। सिंधी में तो कहते हैं कि डुकार पे जीवो, और उर्दू में कहते हैं कि कहर साजी या कहर हो गया। तो जब पानी की कंडीशन बिल्कुल भी ना हो तो उस जो कंडीशन होती है उसको ड्रॉट की कंडीशन कहा जाता है। हीट, जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए, ये भी एक क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारी क्रॉप ऐसी हैं जिन पर नुकसान पहुंच जाता है, जिनकी वो न्यूट्रिशन उस तरीके से नहीं मिल पाती है, वो ग्रो ही नहीं कर पाती ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। सैलिनिटी, सैलिनिटी एक
मेजर हमारे पास इशू है आज की बढ़ती हुई मॉडर्न एग्रीकल्चर में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हम जो है सॉल्ट सैलिनिटी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब सैलिनिटी होती किन वजहों से, इसके बचा कैसे जा सकता है, इसके बहुत सारे जो है हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। कह सकते हैं अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं कि कैसे सॉइल सैलिनिटी का हल लिया जाए लोगों से, किस तरह से जो ऐसी ऐसी जो है लैंड्स पड़ी हुई हैं, लाखों करोड़ों एकर्स पड़े हुए हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में, जो कि सॉल्ट सैलिनिटी का शिकार हो चुकी हैं। अब उनको लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इसके साथ कैसे करें, तो वो पीस ऑफ लैंड हमेशा वेस्ट ही जाते हैं, उस पर कोई क्रॉप ग्रो नहीं करती, उस पर कोई जो है हमें उससे कोई फायदा नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बंजर जमीन पड़ के खराब हो जाती है। ये इकोनॉमिक एक लॉस है उस लैंड के ओनर के लिए भी, और एज ए मेन काइंड अगर हम देखें तो हमारे लिए भी नुकसान है, क्योंकि उस लैंड पर वो हमारे लिए क्रॉप ग्रो हो सकती थी जो कि अब वहां पर ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है, हम सॉल्ट सॉइल सैलिनिटी को आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक मेजर इशू है हमारा एग्रीकल्चर में, हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एग्रोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो सॉइल साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर के रिसर्चर हैं, उन्होंने क्या किया, इश्यूज तो पता चल गए हमें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने ऐसी क्रॉप वेराइटीज बाय प्लांटिंग दोज वेराइटीज जो रेजिस्टेंट है, जिनमें ऐसी कंडीशन है कि वो इन कंडीशंस को कोप कर सके, इनके साथ डील कर सके, तो उन्होंने वैसी जो है वेराइटीज को प्रमोट करके अगर मार्केट में ग्रोअर्स को दिया कि आप ये प्रमोट करें, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके, ताकि फूड की सप्लाई खत्म ना हो, ताकि इकोनॉमी और एनवायरमेंटली डैमेज ना हो। एग्रोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट का यही रोल रहा है कि उन्हें नई नई वेराइटीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं ग्रोअर्स को कि आप ये ग्रो करके अपनी जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसी वेराइटीज जो है इंट्रोड्यूस करा दी हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को रोकती हैं। अब ग्रीन हाउस गैस में मेन रीजन है किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो सैलाब आ रहे हैं, वो सब का सब की वजह से हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये सारे मामला इसी के मुतालिक हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो फार्मर सिस्टम में आजकल बहुत सारी वेरिएबिलिटीज आ चुकी हैं, लोग अच्छे खासे अवेयर हो चुके हैं कि किस तरीके से हमें इस तरह से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है कि वो हमें भी फायदा पहुंचाए और हमारे एनवायरनमेंट को भी फायदा पहुंचाए। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम जो सॉइल को है इसको कंजर्व रखें, फूड सप्लाई को कंजर्व रखें, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो अपना फ्यूचर अच्छे से गुजार सके। ठीक है, हमने अभी देखा कि किस तरीके से एग्रोनॉमी डील करता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कैसे डील करता है। हम ऐसी वेराइटीज को लगाते हैं, हम ऐसी वेराइटीज को ग्रो करते हैं कि जो जिनमें रेजिस्टेंस हो बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना जो अब हमारा टॉपिक ये है कि किस तरीके से हमें एग्रोनॉमी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को हमें सपोर्ट करती है। तो एग्रोनॉमी हमें जो है सपोर्ट करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से। अब पाकिस्तान में हमने डिस्कस ये बात पहले ही कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी में एक मेजर सेक्टर, एक मेजर पोर्शन, एक मेजर परसेंटेज, एक मेजर रेशो हमारा एग्रीकल्चर का है, जिसमें इफ आई एम करेक्ट 25 to 26% हमारा जो है जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर का सेक्टर हमें देता है। उसके बाद हमारे जो मुल्क के जो हालात है, उसमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी एक अच्छा खासा रेशो ओनली एग्रीकल्चर ही दे रहा है। तो एग्रीकल्चर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है कि तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज के मुराद ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हम उनको अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, उनको वेस्ट ना करें। तो वो क्या करते हैं, और उनकी जो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है, मतलब कहने से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी में यही आ गया, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, उनकी क्वांटिटी बेटर यील्ड भी हमें मिल रही है। तो यहाँ पर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी के मुराद यही है यहाँ पर के उसकी हमें इसके जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से ऑप्टिमाइज करने की वजह से हमें ज्यादा यील्ड मिलती है और हमें बेटर क्वालिटी मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रोनॉमिक कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मिंग कंट्री ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रोनॉमी ही क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ये किस तरीके से हमने अभी पढ़ा कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज को जो है सपोर्ट कर रही है, किस तरह से वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है, किस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए वो जो है फूड प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह एग्रोनॉमी का एक अच्छा खासा रोल है हमारी इकोनॉमी को
हमारी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जिनमें से पेस्टिसाइड्स हम अप्लाई करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना रिड्यूसेस कॉस्ट, यहाँ पर ये इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमने ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जिसमें हमने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कम की है, इसी वजह से वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज किस सेंस में हो रहा है कि हमें यील्ड ज्यादा मिल रही है और क्वांटिटी क्वालिटी ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से हमें उसकी मार्केट प्राइस भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं नॉलेज, उनको अवेयरनेस देते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, उनको टूल्स के बारे में बताते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में कौन से टूल्स, कौन सी जो है सॉइल की इंप्लीमेंटेशन के लिए टूल्स नए आ गए हैं, ताकि उनकी जो अच्छी खासी जिंदगी हो वो अपने लाइवलीहुड अच्छे से ले सकें। और जो कंडीशंस चेंज होती जा रही है क्योंकि मार्केट दिन ब दिन चेंज होता जा रही है, नए नए तरीके आते जा रहे हैं, नई नई डिमांड्स बढ़ती जा रही है कि फार्मर्स उनको डिमांड्स को पूरा करते हुए अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। एग्रोनॉमी का यही रोल है कि इसी तरह से हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ड्राइविंग रिसर्च एंड इनोवेशन। अब यहाँ पर ये जो एग्रोनॉमी रिसर्च है, यहाँ पर एक मेजर किरदार इन साइंसेस का है जिसमें प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस और पेस्ट मैनेजमेंट। अब ये तीन ऐसे हैं जिनकी वजह से ही एग्रोनॉमी जो है वो ग्लोबल चैलेंजेस से डील कर पा रहा है। प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा कि ऐसी वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कराना जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जिसको पानी कम चाहिए, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पे ग्रो कर पाए। प्लांट ब्रीडिंग में ये काम है। सॉइल साइंस में हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, हम वो सारी उसको चीजें प्रोवाइड करेंगे जो सॉइल की हेल्थ के लिए जरूरी हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख रहा है कि ये देखिए प्लांट ब्रीडिंग की आ गई बात के न्यू क्रॉप वैरायटीज को ये इंट्रोड्यूस कराता है, फार्मिंग टेक्निक्स को बढ़ाता है, ये बात आ गई हमारी जो है सॉइल साइंस के बारे में। और यहाँ पर आईपीएम के बारे में आ गई एडॉप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी आ गई आईपीएम के बारे में कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने जो हार्मफुल पेस्ट हैं उनसे हम बचाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि एनहांस द प्रोडक्टिविटी, इसी तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रमोट करती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोरेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी एंड ये यहाँ पर असल में कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, अब सॉइल में जब फर्टिलिटी खत्म हो गई थी कुछ फैक्टर्स की वजह से, तो हमने उस सॉइल को वापस रिस्टोर किया, आर्टिफिशियली हमने उसको वो फर्टिलाइजर अप्लाई किए, हमने उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस से इंक्रीज हो गई। प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड, अब ये बेसिकली टिलेज की तरफ जा रहा है। हमने सॉइल की मैनिपुलेशन अच्छे से की, हमने सीड की सोइंग से पहले उसको अच्छे से जो है उसके लिए एक सीड बेड तैयार किया जिसमें हम सीड को बो सकते हैं, बीज को बो सकते हैं हम सीड को, जहाँ पर सोइंग करेंगे वहां पर उसके लिए एक बेहतर हमने सीड बेड बनाया। उसके बाद हमने प्रॉपर सीड उठाया, मतलब कि हमने अच्छी क्वालिटी का सीड जो है सो किया उसमें। और असल में ये चीज बहुत मायने रखती है, जो डेट ऑफ सोइंग है ना, एक प्रॉपर सीजन होता है हर किसी क्रॉप का। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि हमें विंटर में मिलती हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि हमें समर में मिलती हैं, तो उनकी डेट्स भी फिक्स होती हैं कि जैसे वीट अगर आप देखेंगे तो ये 14 नवंबर से इसकी जो है अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही इसकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उनसे आगे ये उससे पहले या उसके बाद में अगर उस वीट के सीड को लगाएंगे तो बेसिकली हमें उतनी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो उसका ऑप्टिमम टाइम था उसके सीड को ग्रो करने का वो चला गया, तो उसकी वजह से जो है उसकी ग्रोथ पर जरूर असर पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है इम्प्रूव वेराइटी, प्रॉपर मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, के किस तरीके से हम सॉइल मॉइस्चर को हम दे सकते हैं उसमें। प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वीड्स, ये वीड्स जो हैं इनका एक बड़ा जो है नुकसान पहुंचता है, ये भी एक पेस्ट है जो कि नुकसान पहुंचाता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्रॉप्स को। अब यहाँ पर प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, हम मिनिमम कॉस्ट के जरिए हम क्रॉप को ग्रो करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ये सारी चीजें हम जो है एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसमें जो है रिसर्च आ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, जो हम रिसर्च करेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे किसमें, फील्ड में, ताकि जो है हमें अच्छे से प्रोडक्ट मिल सके। बेसिकली फोकस यही होता है हमारा एग्रीकल्चर में कि हमें ज्यादा यील्ड मिल सके, हमें बेटर क्वालिटी मिल सके, इसीलिए हम जो है अपने रिसर्च कर रहे होते हैं, नई नई वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हमने अभी ये चीजें डिस्कस की हैं कि हमने आज अपना पहला पार्ट जो है हमने वो कंप्लीट कर दिया कोर्स का, कि किस तरीके से जो है एग्रोनॉमी हमने
जो है ग्लोबल चैलेंजेस से डील कर रही है। हमने ये चीजें कवर की। हमने पढ़ा कि किस तरीके से एग्रोनॉमी जरूरी है हमारी कंट्री के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। हमने एग्रोनॉमी की डेफिनेशन के बारे में समझा। हमने अपने टॉपिक का फर्स्ट जो है हमने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमने एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से, ये कौन सी लैंग्वेज का जबान है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें कौन सी चीजें आती हैं, वो हमने सब क्लियर कर लिया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर की तरफ। आप अच्छे से इन चीजों के समझ लें। आपके जो एग्जाम्स आते हैं, आपकी जो टेस्ट आती हैं, वो सब के सब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। आई होप सो आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम अपने टॉपिक में चीज डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और आई होप सो आपको ये हमारा कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को हम जो है समराइज करके आपको पहुंचाते हैं, ताकि हम आपको कॉन्सेप्ट दे सके, हम आपको अवेयर कर सकें। आई होप सो हमने जो ये अवेयरनेस के लिए शुरू किया है, हम अपनी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक मेजर किरदार अदा कर पाएंगे। हम और ज्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करके अपना माशरे में रहने का किरदार अदा करेंगे। अब मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हुए एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या, एग्रीकल्चर कौन सी जबान का लफ्ज है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं, हम वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मुझे दें इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे आप अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाएं, ताकि हम और ज्यादा लोगों तक जो है इस एग्रीकल्चर के बारे में, इस अपनी जो हमारे जीडीपी में एक ज्यादा जो है रेशो प्रमोट कर रहा है, हम उसको प्रमोट करके अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।